नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। और मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल न्यूलॉजिया मोर में। और आज हम लोग बात करेंगे वैदिक एज की। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हड़प्पा संस्कृति को, हड़प्पा सभ्यता को, और उसके अलावा स्टोन एज को भी। तो हिस्ट्री का ये एक सीरीज चला रहा हूँ जिसमें वन लाइनर मैं फैक्ट्स रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए और आप एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम से जो रिलेवेंस हो उसको आप समझें और याद रखें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें। ठीक है, ये रिवीजन के लिए मैं चला रहा हूँ ताकि आप रिवीजन कर सकें। ठीक है, अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो उसके लिए आप कमेंट करें। अगर और ज़्यादा डिटेल में मैं डिस्कस करूँ इसके बारे में तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए तो बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन और वैदिक काल की चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए। तो वैदिक काल जो स्टार्ट हुआ वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिलेगा कि आर्यन इन्वेजन जो हुआ वो इसी काल में हुआ। ठीक है, इसी काल में पहले आर्यन इन्वेजन हुआ। जैसे आर एस शर्मा की आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये दिया हुआ है, टाइटल ही है उनका कि आर्यन इन्वेजन एंड वैदिक काल। ठीक है, चलिए खैर, इस वैदिक काल की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। जानते हैं जैसा कि आप लोग 4 वेद हैं। ठीक है, हमारे पास 4 वेद है, ऋग्वेद, ठीक है, उसके अलावा और 3 वेद हैं जिसमें ऋग्वेद जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे पुराना भी कहा जाता है। वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। तो 2 फेज में इसको बांटा गया है। पहला फेज जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। तो कहीं कहीं जो है आपको ये मिल जाएगा कि 1700 से 1100 ईसा पूर्व या 1000 ईसा, तो आप देख लेंगे। पर जो ऑथेंटिक है, जो एनसीईआरटी की बुक्स है वहाँ से मैंने लिया है। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो काल है वो पहला काल है, पूर्व वैदिक काल है। उसके अलावा जो है उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसी यानी ईसा पूर्व में बांटा गया है इसको। ठीक है, ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं हम लोग। तो ऋग्वैदिक काल का जो एज है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जैसे अभी मैंने बताया, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट। अब इसके स्रोत क्या क्या रहे हैं। तो भारत में आर्यन के इतिहास के संबंध में जानकारी जो प्रमुख मिलता है वो वेद से ही मिलता है, वैदिक साहित्य से ही मिलता है। उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं। ठीक है, लेकिन उसकी अभी तक कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं बनी है, आर्कियोलॉजिकल जो भी एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, इसलिए उस पर उतना डिस्कशन नहीं हुआ है। लेकिन जो साहित्य मिले हैं हमें, जो वैदिक साहित्य मिले हैं उसके उसके आधार पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके आधार पे ही हम लोग अभी तक जानते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। ठीक है, लेकिन अपनी त्रुटियों के कारण जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी स्वतंत्र निर्विवाद जानकारी का स्रोत न होकर साहित्यिक स्रोतों के आधार पर किए गए विश्लेषण की पुष्टि करते हैं। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत क्या क्या रहे हैं वो देख लेते हैं और उसमें क्या क्या रहा है। चलिए, ऋग्वेद जो है ऋग्वैदिक काल का एकमात्र रचना है। ऋग्वैदिक काल में जो है ऋग्वेद ही एकमात्र रचना हुई, बाद में और जो है वेदों की रचना हुई। ठीक है, इसमें 10 मंडल है, 10 डिविजन्स हैं। तो ये याद रखेंगे कि कितने मंडल हैं और कौन कौन से मंडल में क्या क्या है, ये भी याद रखेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे बीपीएससी में पूछ दिया था कि 9वें मंडल में किस देवता के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा आप। ठीक, चलिए, इसके अलावा क्या है कि 1028 सूक्त हैं, हिम्स हैं। हिम्स क्या होता है, ये धार्मिक गीत होता है, मतलब ये देवताओं के लिए लिखा जाता है, गाया जाता है उसको। ठीक है, तो वो आप देख लेंगे। इसकी रचना जो है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के मध्य हुई। इसके कुल 10 मंडलों में से दूसरे से लेके 7वें मंडल तक सबसे प्राचीन माने जाते हैं। पहले जो है इतने मंडल जो है दूसरे से लेके, यानी पहला भी नहीं, दूसरा से लेके 7वें मंडल तक सबसे प्राचीन, यानी पहले लिखा गया। बाद में एक और जो 10वां मंडल है जोड़ा गया, 8वां 9वां 10वां मंडल जोड़ा गया। ठीक है, ऋग्वेद की अनेक बातें जो है फारसी भाषा में प्राचीनतम ग्रंथ जो है अवेस्ता, उससे मिलती जुलती है। अवेस्ता जो है वो किसी और सभ्यता का एक बुक है, ग्रंथ है। ठीक है, वहाँ से मिलती जुलती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आर्यन जो है वहीं से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, गौर करने वाली बात है कि इन दोनों धर्म ग्रंथों में बहुत सारे देवी देवताओं और सामाजिक वर्गों के नाम जो है मिलते जुलते हैं। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। खैर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या है। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में 2 सोर्स मिलते हैं हमें। एक तो कस्सी अभिलेख मिलता है जो 1600 ईसा पूर्व के बारे में बताता है। इन अभिलेखों से जानकारी मिलती है कि ईरानी आर्यन, जो ईरानियन आर्यंस का, तो वो है भारत में आए थे। ईरान से ही भारत में इन्वेजन हुआ था। आर्यन जो है वहीं के मूल निवासी हुए। ठीक है, उसके अलावा वोगजोई, वोगजकोई,
इसको मितनी अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, इसके ये जो है 1400 ईसा पूर्व के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए इन अभिलेखों में हिती राजा सुबिलिमा और मितनी, मितनी जैसा कि मितनी अभिलेख हुआ, राजा मतियुअजा के मध्य जो है ये तीन जो थे, राजा मतियुअजा, मितनी राजा, मितनी मतलब एक जगह का नाम था। ठीक है, और राजा वहाँ के थे मतियुजा, और हिती राजा जो थे सुबिलिमा, उनके बीच एक संधि की इन अभिलेखों से पता चलता है, संधि हुई थी उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें जो है 4 मतलब देवताओं के नाम मिले हैं। ठीक है, उल्लेख मिला है। पहले जो है इंद्र है, उसके अलावा वरुण है, फिर मित्र है, और चौथे जो है वो नास्ते हैं। अब इसमें और क्या मिला है, इसमें मिला है पेंटेड ग्रे वेयर्स, मतलब चित्रित धूसर मृदभांड। मृदभांड का मतलब होता है मट्टी से बना हुआ बर्तन। ठीक है, तो कुछ उस पर जो है क्ले मिला है, उस पर कुछ चित्रकारी मिली है, मिट्टी का बर्तन मिला है। ठीक, उसके अलावा क्या मिला है, उत्तर भारत में हरियाणा के पास भगवानपुरा में हुई खुदाई, वहाँ खुदाई हुई तो 13 कमरों का एक मकान मिला है। अब पंजाब में 3 ऐसे स्थान मिले जिनका संबंध जो है ऋग्वेदिक काल से माना जाता है। वैदिक काल, अब मैंने कुछ पिक्चर डाल दिए हैं, कुछ नहीं, एक पिक्चर डाल दिया है, जिससे आपको पता चल जाए कि वैदिक काल जो है वो कितने भूभाग पे फैला हुआ था, किन क्षेत्रों में था एक्चुअली। तो ये आप देख लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 1100 BCE। ठीक है, तो वो जो है आप ठीक कर लेंगे, वो 1000 BCE है। ठीक है, 1500 से ये उनका काल था, वैदिक काल का। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे। चलिए मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ पिक्चर, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सा क्षेत्र था। ठीक है, खैर देखिए, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, इंडो आर्यन यहाँ से आए थे, ये आपको एरो दिख रहा है। ठीक है, एरो दिख रहा है, ये यहाँ से आए थे, ये कहा जाता है कि मध्य एशिया से आए थे, और उसके बाद फिर इन क्षेत्रों में वो फैल गए थे, इन क्षेत्रों में आ गए थे। ठीक है, उन क्षेत्रों को आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, भारता, पुडु, प्रवता, यदु, मत्स्या, ये सब। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में उन्होंने निवास करना स्टार्ट किया भारत के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक काल के भौगोलिक विस्तार एवं बस्तियों की स्थापना के संबंध में जानकारी के लिए ऋग्वेद पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिले हैं वहाँ से अभी तक कोई प्रमाणिकता नहीं मिली, ऑथेंटिकेशन नहीं मिला है। ठीक है, कि मतलब ये उसी काल का है, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल, जैसा मैंने बताया, प्रमाणिक नितांत का अभाव है। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। मतलब सप्त सैंधव का मतलब होता है कि 7 नदियों का क्षेत्र, जैसा कि आगे लिखा गया है। ठीक है, 7 नदियों का क्षेत्र कहा जाता है। अब जो है इसको भी लेके विद्वानों में क्या है, मतभेद। अभी जो है ये बात मानने के लिए जो मतलब तैयार नहीं है, आपस में ही लड़ रहे हैं कि भैया जो है 7 नदियों का क्षेत्र नहीं है, ऐसा नहीं है कि 7 नदियों के क्षेत्र पे ही बसे हुए थे आर्यन। ठीक है, खैर फिर भी यह माना जा सकता है कि आधुनिक पंजाब के विस्तृत भूखंड को सप्त सैंधव कहा गया है। मतलब अभी जो पंजाब है उसी को सप्त सैंधव यानी 7 नदियों का क्षेत्र कहा गया है। ऋग्वेद के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक था। ठीक है, सतलुज से यमुना नदी तक का क्षेत्र ब्रह्मावर्त या आर्यवर्त कहलाता था। ठीक है, ब्रह्मावर्त या आर्यवर्त कहलाता था, जिसे ऋग्वेदिक सभ्यता का केंद्र यानी सेंटर ऑफ ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन कहा जा सकता है। ठीक है, ऋग्वेदिक आर्यों की पूर्व सीमा जो थी, पूर्वी सीमा कहाँ तक थी, हिमालय से तिब्बत तक। उत्तरी सीमा कहाँ थी, वर्तमान तुर्कमेनिस्तान। पहले ये तुर्कमेनिस्तान जो था वो सोवियत संघ का हिस्सा था, जो 1992 या 1991 में जो है विघटन होने के बाद सोवियत संघ के अलग हो गया, ये अलग देश हो गया। ठीक है, तो पूर्वी सीमा कहने का मतलब है कि इस साइड। ठीक है, उत्तरी सीमा मतलब इस साइड, और पश्चिम में अफगानिस्तान, दक्षिण में अरावली। अरावली के बारे में आप बताइएगा जरूर। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, अरावली के बारे में बताइए आप कि ये कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात कि अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कहीं कहीं पूछ देता है, जैसे कि RAS के इंटरव्यू में पूछा था, ये राजस्थान जो सिविल सर्विसेज है उसमें पूछा गया था कि अरावली का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, खैर आप ये थोड़ा सर्च कर लेंगे, देख लेंगे और कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो अरावली मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि दिल्ली शहर जो है वो अरावली पहाड़ी पे ही बसा हुआ है। ठीक है, खैर
ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है सिंधु का वर्णन ऋग्वेद में आया है। महत्वपूर्ण नदी जो थी उस समय सिंधु थी। इसके अतिरिक्त गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख आया है। ऋग्वेद में नदियों की कुल संख्या जो है वो 25 बताई गई। कितनी बताई गई है? 25। और सरस्वती नदी को जो है मदर ऑफ रिवर्स कहा गया है, बहुत ही पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में हिमालय एवं उसकी चोटी जो है मुंजवंत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, हिमालय की चोटी को मुंजवंत कहा जाता है। उसके अलावा क्या है, आर्यों के मूल निवास के बारे में अब जानते हैं। आर्यों का मूल निवास कहाँ है, अलग अलग विद्वान ने क्या क्या कहा है। ठीक है, तो मैक्स मुलर के हिसाब से जो है वो मध्य एशिया से आए थे आर्य, जो कि मतलब सभी मानते हैं, तो सर्वाधिक मान्यता इसी को प्राप्त हुई, इसी थ्योरी को। लेकिन बाल गंगाधर कहते हैं कि भैया उत्तरी ध्रुव से आए थे। उत्तरी ध्रुव आप समझ लें, उत्तरी ध्रुव कहाँ, कहने का मतलब है ये हो गया पृथ्वी अपना, और ये जो इस साइड का क्षेत्र है ये उत्तरी ध्रुव हो गया, नॉर्थ, और इस साइड वाले को जो है वो दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, साउथ। ठीक है, तो उनके कहने का मतलब था कि यहाँ, और यहाँ पे अपना इस साइड में लगभग उत्तरी गोलार्ध में अपना पड़ता है। ठीक है, बीचों बीच अगर विषुववृत्त रेखा जाएगी तो यहीं पे अपना भारत पड़ता है। तो यहाँ से वो इधर आए थे। बीच में रशिया भी है, बीच में आपका चाइना भी है, और बीच में मंगोलिया भी है, उसके बाद भारत है। ठीक है, अगर इस साइड से आएंगे तो और भी बहुत सारे देश हैं। इधर यूरोप है, और उत्तरी गोलार्ध में ही उत्तरी अमेरिका भी पड़ता है, यूरोप भी उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। चलिए, खैर, तो उनका कहना था कि उत्तरी ध्रुव से आए। बाल गंगाधर तिलक ने कहा। दयानंद सरस्वती ने कहा कि भैया नहीं, तिब्बत से आए थे। तो ये भी उतना मान्य नहीं है। अविनाश चंद्र दास ने कहा था कि सैफसंदम जो है प्रदेश ही था, यहीं से आए थे भैया, ये जो है यहीं के थे। ठीक है, गंगानाथ झा ने कहा कि ब्रहा ऋषि कोई देश था, ब्रहा ऋषि, तो वहाँ से आए थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, गार्डन चाइल्ड जो है उन्होंने कहा कि दक्षिणी रूस से आए थे। दक्षिणी रूस कहने का मतलब समझिए, दक्षिणी रूस जो है मैंने जैसे बताया कि पृथ्वी, ठीक है, दक्षिण रूस हो गया, ये अपना पृथ्वी हो गया, और यहाँ पे जो एशिया का इतना बड़ा भाग है और थोड़ा सा ये यूरोप से मिलता है, ये जो है रशिया है। और दक्षिणी कहने का मतलब कि इस साइड से, यहाँ के बाद मंगोलिया है इससे सटा हुआ, और फिर यहाँ पे चाइना है, और उसके बाद अपना भारत है। ठीक है, तो यहाँ से आए थे, उनके कहने का मतलब। ठीक है, चलिए, खैर, तो उन्होंने कहा कि दक्षिणी रूस से आए थे गार्डन चाइल्ड ने। और उसके बाद गाइल्स जो है उन्होंने कहा कि नहीं भैया, हंगरी जो है वहाँ पे डेन्यूब नदी थी, वहीं से आए हैं। तो ऐसा नहीं, हंगरी कहाँ, अभी यूरोप में है, देख लेंगे। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि अब ऋग्वेदिक काल की नदियाँ जो थी उनके नाम क्या क्या थे। ठीक है, अभी वो जो नदियाँ हैं उनके नाम उस समय क्या थे ये अभी देख लेते हैं। तो सिंध नदी जो है वो उसको सिंधु उस समय कहा जाता था। व्यास नदी को विपाशा नदी कहा जाता था। झेलम को वितस्ता नदी कहा जाता था। चेनाब को अस्किनी, और घग्गर को दृश्यद्वैती, और रावी को परुशनी कहा जाता था। तो जरा इस बात को आप ध्यान रखेंगे, रावी नदी या ये जो नदियों के नाम है ना कि उस समय क्या कहा जाता था, इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि ये बीपीएससी के अंदर पूछा गया था, प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। किस ईयर में पूछा गया था? शायद 1997 में पूछा गया था या 1994 में पूछा गया था। लेकिन ये पूछा गया था कि 10 किंग जो है, 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था वो एक्चुअली कहाँ हुआ था, किस नदी के तट पे हुआ था। तो ये याद रखेंगे, ये हुआ था परुशनी नदी के तट पे हुआ था, रावी नदी के तट पे। तो कहीं कहीं रावी ऑप्शन में दे देगा और कहीं दे देगा परुशनी। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, और ज़रूर आप अच्छा करके आइएगा। सतलुज को कहा जाता था सतुद्री, गोमल को गोमती या काबुल को कुगा, सदानीरा को गंडक भी कहा जाता था, आज भी गंडक ही कहा जाता है। खैर, कुर्रम को कुमु। ठीक है, चलिए, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था की। सोशल सिस्टम क्या था, वैदिक एज एंड सोशल एंड रिलीजियस लाइफ क्या थे। ठीक है, उस समय किस तरह से लोग रहते थे। खैर, ऋग्वेदिक काल की व्यवस्था जो थी एक जनजातीय थी, कबीले में रहते थे। समाज था, पुत्र और पुत्री के लिए समान शब्दों का प्रयोग होता था। उसके अलावा भाई और भतीजों के लिए भी समान शब्द ही यूज होते थे, जिसका जो होता था ये। ठीक है, नृत्य शब्द जो है यूज किया जाता था। ठीक है, खैर, चलिए,
आगे बात करते हैं। ऋग्वेदिक समाज इकाइयों में बांटा हुआ था। ठीक है, समाज इकाइयों कहने का मतलब है कि या तो पहले जिला, जैसे समाज की इकाई अभी हमारी कैसी है, उसी इकाई में था। जैसे कि पहले जिला है, स्टेट है, उससे ऊपर हमारा देश है, स्टेट है, जिला है, तालुका है, ब्लॉक है, उसके बाद पंचायत है, उसके बाद हमारा अपना समाज है, फिर उसके बाद फैमिली है। तो इस तरह ही बांटा हुआ था। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई जो लघु इकाई थी वो अपना परिवार था, परिवार यानी फैमिली। ठीक है, इसमें अन्य इकाइयों के रूप में ग्राम था, विलेज था। ठीक है, विश्व भी कहा जाता था। विश्व मतलब कि बहुत सारे जो है पंचायतों को मिला के, ग्राम को मिला के विश्व होता था। उसके ऊपर जन होता था, उस समय जन कहते थे। जैसे जिला हो गया जन। ठीक है, अब मान लीजिए कि ब्लॉक हो गया विश्व। ठीक है, उल्लेख भी हुआ है। विश्व में अधिक इकाइयाँ होती थी, यानी बहुत सारे गांव होते थे तो विश्व में अधिक इकाइयाँ होती थी। ठीक है, बहुत सारे गांवों को ये विश्व कहा जाता था, इसको विश्व। ठीक है, ये याद रखेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक कालीन समाज संभवतः पितृसत्तात्मक ही थी, पैट्रियार्की था। ठीक है, यह व्यवस्था संयुक्त परिवार प्रणाली यानी ज्वाइंट फैमिली उस समय होती थी पर आधारित थी। परिवार में पुत्र का जन्म शुभ माना जाता था, बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं था कि लड़कियों को के जन्म को है ना अशुभ माना जाता था या कुछ किसी तरह का भेदभाव था। ठीक है, जिसके लिए लोग प्रार्थना, कामना, अनुष्ठान किया करते थे, बिल्कुल, क्योंकि हमेशा से ही ऐसा रहता था। पैट्रियार्की एक तो सिस्टम है, तो लगता था कि लड़के हैं, मजबूत है, काम कर सकते हैं, या फिर किसी भी तरह जो है वो इकोनॉमिकली जो है सपोर्टिव हो सकते हैं। चलिए, खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या है कि वैदिक एज में वीमेंस का रोल क्या था, किस तरह उनके साथ क्या व्यवहार होता था, वो भी देख लेते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने का यह अर्थ नहीं है कि स्त्रियों की दशा खराब थी। ठीक है, यहाँ लिखा बताया मैंने आपको। अपितु इस काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, मतलब ठीक ठाक थी, ऐसा नहीं था कि खराब थे। अभी जो उत्तर वैदिक काल हम डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें देखेंगे कि बहुत ही मतलब निराशाजनक थी। अभी तो कम से कम संतोषजनक है। ठीक है, पुत्री के लिए ऋग्वेद में दुहित शब्द का प्रयोग किया गया है। उन्हें शिक्षा के आधार के साथ साथ सभा समारोह में भी भाग लेने का अधिकार था। विधवा विवाह भी उस समय प्रचलन में था, विधवा विवाह होता था। ऋग्वेदिक काल के अन्य वर्गों में दास, बिल्कुल दास होता था, दस्यु एवं पन्नी आते थे, क्योंकि दास जो है स्लेव जो संभवतः आर्यों की आरंभिक शाखा थी, मतलब कोई शाखा ही थी, कोई ऐसा ना चला ही आ रहा था कि भैया इस कुल में जन्म लोगे तो दास हो गए, क्योंकि लोग अपने नाम के पीछे जो है वो दास शब्द का उल्लेख करते हैं। ठीक है, दास शब्द लगाते थे। वैदिक एज में कास्ट सिस्टम किस तरह था वो भी देख लेते हैं। इस काल के अंत में, ठीक है, वर्ण व्यवस्था आ गई थी, बाहर आई, जो कि संभवतः आर्यों और अनार्यों के बीच थी। मतलब आर्य जो थे, जो कि वहाँ से आए थे मध्य एशिया से, और जो यहाँ के निवासी थे, उनके बीच अंतर के क्रमिक विकास का परिणाम था। ठीक है, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, जो कि बाद में लिखा गया था, पुरुष सूक्त में मिलता है। ठीक है, ये याद रखेंगे कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। ठीक है, जरूर याद रखेंगे, 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, जब वर्णा सिस्टम की बात होगी तो वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, इस मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख प्रथम स्पष्ट हुआ था। पहली बार यही वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए, खैर आगे। ऋग्वेद के आरंभ में 3 वर्णों का उल्लेख था। पहले जो है 3 वर्ण ही थे, चौथा वर्ण जो है वो बाद में। तो पहले क्या था, ब्राह था, क्षत्र था और विश्व था। ठीक है, ये 3 वर्ण थे। इस काल में समाज में बाल विवाह नहीं हुआ था, नहीं होता था। ठीक है, समाज में बाल विवाह नहीं था। बाद में बाल विवाह भी होने लगे थे, उत्तर वैदिक काल और उसके बाद के काल में। ठीक है, सती प्रथा भी आ गई, बहुत सारी चीज़ें। तो उस समय ये नहीं था, परंतु अंतर जातीय विवाह था। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज था, ऋग्वेदिक काल में इंटरकास्ट मैरिज था। ठीक है, चलिए, वैदिक काल का आर्थिक व्यवस्था आप देखते हैं कि क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या था, कैसे लोग रहते थे, क्या करते थे, कैसे कमाते खाते थे। ठीक है, वैदिक एज कल्चर जो है ऋग्वेदिक काल की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ पशुचारण था, हार्डिंग करते थे। दूसरे स्थान पे जो था वो कृषि था। पशुओं की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के प्रार्थनाएं और अनुष्ठान किए जाते थे, मतलब बहुत सारे पूजा पाठ किए जाते थे। तो उसमें जो है सबसे जो पवित्र, जो सबसे ज़्यादा माना जाता था जिस पशु को, वो गाय थी। ठीक है, मुख्य साधन था, इसलिए गाय इन पशुओं में सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, संपत्ति का मुख्य स्रोत था। गाय से बहुत सारी चीज़ें होती थी, दूध भी मिल जाता था, और फिर है ना अलग अलग चीज़ें, मतलब
उनसे बहुत सारी चीज़ें, दूध एक तो हो गया कि दूध मिल जाता था तो भैया वो उसको बेच के अपना इकोनॉमिकली मतलब ठीक रह सकते हैं, ठीक है। उस समय ये मुख्य स्रोत था गाय। इसे अघन्य अर्थात न मारे जाने योग्य यानी नॉट एलिजिबल टू किल्ड, यानी ऐसा पशु जिसको मारा नहीं जाएगा, जिसको जान से नहीं मारा जाएगा, गाय को माना जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ऋग्वेद में कृषि से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन चतुर्थ मंडल में मिलता है, ठीक है। कृषि तो थी लेकिन ये सेकेंड क्लास थी, ठीक है। ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान जो है वो सेकेंडरी था। ऋग्वेद में फसल के रूप में सिर्फ यव का उल्लेख मिलता है। यव, यव किसको कहते हैं? जौ, ठीक है। जौ जो आज हम लोग जौ बोलते हैं, ठीक है, जौ वही है, ये यव था, उस समय यव कहते थे, ठीक है। तो इसकी ही खेती होती थी, सबसे पहले जौ की ही खेती होती थी। ऋग्वैदिक काल में भूमि पर जन का सामुदायिक नियंत्रण स्थापित किया गया था, मतलब सभी का मतलब सामुदायिक नियंत्रण था भूमि पे। ऐसा नहीं था कि एक का किसी एक की हो, ये भाई मेरा है। आज के डेट में ना कि ये ज़मीन मेरा है, ये ज़मीन मेरा है, उसका आपके पास कागज है, प्रमाण पत्र होता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, ठीक है, क्योंकि कहीं से भी कोई प्रमाण पत्र नहीं मिला। वैदिक एज में जो है क्वाइन जो हुआ था उसका अयस नाम था, नामक शब्द की भी ऋग्वेद में क्वाइन था उस समय, ठीक है। सिक्का चलता था जिसकी पहचान तांबे यानी कॉपर का था, अब ब्रॉन्ज मतलब कि तांबा और टीन का मिक्सचर था, ब्रॉन्ज के रूप में की गई थी। किंतु इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल ऐसा आया जिसमें लोहे से परिचित हुए, ठीक है। लेकिन इस काल में लोहे से परिचित नहीं थे, जैसे सिंधु सभ्यता के लोग नहीं थे वैसे ये भी नहीं थे। ऋग्वेदिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम पर, ठीक है ना, मतलब एक सामान के बदले आप कुछ ले लीजिए, ठीक है। मैंने बताया था बार्टर सिस्टम कैसा होता है। अगर मैं आपको पेन दे दूं तो आपसे पेंसिल ले लूं, ठीक है। आपको किताब दे दूं तो आपसे कुछ और ले लूं, कॉपी ले लूं उसके बदले में, तो इसको ही बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अगर मुझे किताब चाहिए होगा तो मैं कॉपी दे दूं, ऐसे करके बार्टर सिस्टम। वैदिक काल राजनीतिक व्यवस्था यानी पॉलिटिकल व्यवस्था क्या था वो भी देखते हैं, किस तरह शासन होता था। वैदिक एज सोसाइटी जो है ऋग्वेद काल में राज्य का मूल अधिकार परिवार आधार परिवार था, यानी सबसे जो छोटा लघु इकाई था वो परिवार था। हम लोग पहले परिवार का मुखिया कुल्प होता था, ठीक है। गोत्र से संबंधित होता था, एक गोत्र ही होता था, ठीक है। अलग अलग गोत्र थे, सबके गोत्र को केंद्र मानकर ग्राम का निर्माण किया था। एक एक गोत्र में ना एक ही मतलब गोत्र के लोग, मतलब एक ग्राम में एक गांव में जो है एक ही गोत्र के लोग रहते थे, निर्माण होता था। अनेक ग्राम से मिलकर विश्व बनता था, अलग अलग गोत्र के लोग अलग अलग ग्राम से सारे जो एक साथ मिलते थे पंचायत, तो उसको विश्व कहते थे। अभी आगे हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, जिसका प्रधान होता था विश्वपति। अब ब्लॉक मान लीजिए ना, आज के डेट में ब्लॉक में जो हो गया एसडीओ एसडीओ हो गया, ठीक है, एसडीएम हो गए, तो ये लोग जो उस समय अभी के हिसाब से ये विश्वपति है, ठीक है। विश्व से जन बनता था, जन जो होता था जिले पे। अब जिला जो होता था वो डायरेक्टली जो होता था वो राजा ही होता था। अभी जिला अधिकारी समझ लीजिए तो राजा हो गया वो, समझ गए, इस तरह से आप समझिए। तो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई जो वो जन था, और उसका प्रधान जो था वो किंग था। शुरुआत में राजा सामान्यतः सैनिक नेता होता था, मतलब सैनिकों का नेता होता था, वही उसी को राजा होता है, जिसे बलि, ठीक है, अर्थात एक प्रकार का कर। बलि का मतलब ऐसा नहीं कि किसी को मार देना, ठीक है, वो बलि नहीं, ये एक तरह का कर था, टैक्स था, ठीक ना। वो प्राप्त करने का इसको अधिकार था कि लोगों से टैक्स ले सकता था। टैक्स में कुछ भी, अनाज ले, सिक्का ले, या जो भी। कबीलों के आधार पर बने बहुत से संगठनों का ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, ठीक है। बहुत सारे संगठन थे, जैसे सभा, विधत, समिति एवं गण। ये संगठन सैनिक धार्मिक कार्य देखते थे, राजा के ऊपर नियंत्रण रखने का योगदान भी यही करते थे। उत्तर वैदिक काल जो है, लेटर वैदिक काल की जो रचना हुई वो अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को जो है प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, ठीक है। ये कहा गया है कब? लेटर वैदिक एज में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। आगे पढ़ेंगे, ठीक है। दशराज युद्ध जो मैंने कह रहा था, दशराज मैं कह रहा था आपको, मैंने कहा था कि 10 किंग का जो युद्ध हुआ था वही, ठीक है। तो 10 राजाओं के साथ जो युद्ध हुआ था वो आर्यों का सबसे प्रसिद्ध कबीला संघर्ष था, ठीक है, ट्राइबल कन्फ्लिक्ट था। 10 राज युद्ध के रूप में वर्णित है, जो नहीं यानी रावी नदी के तट पर था। मैंने आपको बोला भी था, ये याद रखिएगा, ठीक है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पहले, हो सकता है आप पूछ दे, तो इस तरह की चीज़ें ना याद रखेंगे कि कौन कौन सी नदियों का उस समय क्या क्या नाम था और क्या क्या घटनाएं हुई थी उस समय। ठीक है, भरत जन के गुरु विश्वामित्र थे। ठीक है, पहले भरत जन था, एक जन था, एक जिला था। ठीक है, उसके गुरु जो थे वो विश्वामित्र थे, वहाँ के गुरु थे। परंतु बाद में वशिष्ठ वहाँ के गुरु हो गए। बस इससे क्या हुआ कि विश्वामित्र जी को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तो वो विरोधियों के समर्थन में चले गए और फिर युद्ध होना स्टार्ट हो गया। तो भरत के विरोध में, यानी जो भरत था जिला, उसके विरोध में क्या हुआ कि 5 आर्य और 5 अनार्य यानी कबीले के लोग, मतलब जो आर्य भी थे और जो यहीं के निवासी थे या अनार्य थे, वो 5-5 कबीला मिलके जो है संघर्ष हुआ है एक कबीले से जिसका नाम भरत था। इस युद्ध में भरत का राजा था कौन? सुदास था। सुदास बहुत ही बहादुरी से लड़ा और इस युद्ध को जीत गया। ठीक है, तो यही है कहानी इस दशराज युद्ध की। ठीक है, चलिए, सुदास जीत गया और उसके बाद क्या हुआ कि राजकाज एवं प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो होता था वो पुरोहित होता था। पुरोहित मतलब वो धार्मिक विषयों पे जो है अपना एडवाइस करता था, तो उसको पुरोहित कहते थे, या अनुष्ठान करवाता था, पूजा पाठ करवाता था राजा। इसके अतिरिक्त सेनानी, ठीक है, वाजपति चारागाह का अधिकारी होता था, जहाँ पे क्योंकि चारागाह उस समय क्या था, उस समय जो है हार्डिंग जो था वो प्रमुख व्यवसायी था, मतलब वो प्रमुख आधार था जीवन का इकोनॉमिकली, तो उसका अधिकारी हुआ करता था वाजपति। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक, उसके अलावा क्या है, स्पष्ट है वो जासूस था। ठीक है, ऋग्वेद में किसी भी प्रकार की जुडिशियल ऑफिसर की बात नहीं है। ठीक है, उस समय कोई दंड अधिकारी नहीं था। ठीक है, राजा कोई नियमित या स्थायी सेना नहीं रखता था। ठीक है, लेकिन युद्ध के समय सबको संगठित कर लेता था, क्योंकि जन ही था वो, तो एक जन के लोग जो है पंचायत के लोग सब मिल के आ जाते थे। जब युद्ध होता था, युद्ध की स्थिति होती थी, तो राजा सबको संगठित कर लेता था। चलिए, इसके अलावा क्या है, रिलीजन क्या था। ठीक है, वैदिक काल में धर्म की बात जो अगर करें तो धर्म क्या था, वैदिक एक रिलीजन जो है वो, और ऋग्वेदिक कालीन लोग पूर्णतः ईश्वरवादी थे, डाइस्ट थे, और आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार पर ही देवताओं की पूजा करते थे। ठीक है, एकेश्वरवाद थे वो, मतलब एक ही ईश्वर की एक बार में पूजा करते थे, मोनोथेइज्म थे वैदिक आर्य जो थे। उत्तर वैदिक में ही बहुत सारे, मतलब फिर भी उस समय जो है ऋग्वेदिक देवताओं की कुल संख्या जो है 33 बताई गई है। तो लोग अलग अलग देवताओं की अपने अपने हिसाब से साइंटिफिक तरीके से ही मतलब उसको मानते थे। जो ब्रह्मांड यूनिवर्स के 3 भागों, पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष के अनुरूप ही 3 भागों में विभाजित थे, परंतु इनका कोई वरीयता क्रम नहीं था। ऐसा नहीं था कि ये भगवान बहुत शक्तिशाली हैं, इनको सबसे पहले पूजा जाए, जैसे गणेश जी को पहले पूजा जाता है ना। अब क्या होता है, मतलब अब कहीं भी देखेंगे अब तो गणेश जी, कोई भी पूजा पाठ स्टार्ट होती है तो पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो ऐसा कोई वरीयता नहीं था कि पहले इस भगवान की पूजा करें या इस भगवान की पूजा करें, या एक साथ 3 भगवान या ऐसे लोग, एक भगवान की पूजा होती थी। ठीक है, तो ऋग्वेद जो देवताओं थे गॉड गॉड में, उसमें इंद्र जो थे, अग्नि जो, वरुण, सोम, सविता, सूर्य, मरुण, विष्णु, प्रंजय, प्रजनय प्रजनय, उषा आदि जो थे 11 देवता प्रमुख थे। इसके अलावा जो है ऋग्वेद में हिम्स जो है प्राय इन्हीं देवताओं की स्तुति में प्रमुख रूप से गाया गया है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता जो इंद्र को माना गया है, इसको पुरंदर माना गया। पुरंदर का मतलब होता है कि दुश्मनों के घरों को जो नष्ट कर दे। ठीक है, दुश्मनों के घरों को तबाह कर दे, ऐसे इंद्र को माना गया है। ठीक है, पुरंदर माना गया है। इन्हें वर्षा का देवता ही माना गया है, रेन गॉड भी कहा जाता है, कि इन्हीं की पूजा होती थी जो वर्षा होती थी। ऋग्वेद में इंद्र की स्तुति में 250 सूक्त यानी हिम्स लिखे गए हैं। ठीक है, इंद्र को रथेष्ट कहा गया है। ठीक है, विजयेंद्र कहा गया है, सोमपाल, सतक्रतु, इस तरह की जो है इनको उपाधि दी गई है। माधवा भी कहा गया। ऋग्वेद के दूसरे महत्वपूर्ण देवता जो थे वो अग्नि थे, फायर थे। ठीक है, इनके लिए भी बहुत सारे जो है हिम्स लिखे गए हैं उस काल में। वैदिक साहित्य की बात करें तो कौन कौन से वैदिक साहित्य थे। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है, इसमें अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की जो है वो संतुतियाँ संग्रहित जो मिलती है, मतलब उनके बारे में पूरी जानकारी मिलती है, हिम्स मिलते हैं। ठीक है, उनको क्या क्या कहा गया है, किस तरह उनकी पूजा होती थी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती है। साम वेद जो है दूसरा वेद, वो है ऋग्वेद। श्लोकों के एक, मतलब बहुत सारे ऐसे श्लोक जो थे
ठीक ना, जिनको चुन लिया गया, जो जिनको गाया जा सके, ऐसे मतलब श्लोकों को एक जगह जो है संकलित किया गया और उसी को सामवेद का नाम दिया गया। ठीक है, इसे दी गई रचनाएं जो है उपासना, धार्मिक अनुष्ठान, अवसर पर स्पष्ट एवं लयबद्ध रूप से गाई जाने वाली, मैंने बताया गाए जाने वाली चीज़, गाए जाने वाली जितने भी मतलब मंत्र थे ये सब, उन सब चीज़ों को एक जगह संकलित किया गया, एक जगह संगठित किया गया और उसको फिर बना दिया गया सामवेद। उसके अलावा जो तीसरा वेद है वो यजुर्वेद है। इसमें रचनाओं के साथ साथ गाते समय किए जाने वाले अनुष्ठान, मतलब एक तो रचना तो थी ही कि बहुत सारे गाने वाली मतलब मंत्र उंत्र थे, लेकिन उसके अलावा क्या था कि अनुष्ठान जो किए जाते थे उस समय गाए जाने वाली, ठीक है ना, उस समय गाए जाने वाले मंत्र जो थे उसको, उसका जो है संकलन एक जगह किया गया, जिसको पद और गद दोनों में लिखा गया। पद का मतलब हो गया कि जिनको कविताओं के रूप में लिखा गया है, ठीक है, और गद का मतलब हो गया कि जिसको कहानी के रूप में लिखा गया है, उपन्यास के रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो दोनों तरीके से लिखा गया है इस वेद के अंदर। ये वेद यज्ञ संबंधी अनुष्ठानों पर प्रकाश डालता है। जब यज्ञ होता था, यजुर्वेद के मंत्र ही उसमें पढ़े जाते थे, गाए जाते थे। उसके अलावा जो चौथा वेद है वो अथर्ववेद है। यह वेद जन सामान्य, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के, मतलब जो भी परिस्थितियाँ थी लोगों की, जो आम लोगों की परिस्थितियाँ थी, धार्मिक परिस्थितियाँ या सामाजिक यानी सोशल कंडीशन था, उसके बारे में है। ठीक है, इस काल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, अथर्ववेद जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें लोक परंपरा क्या क्या थे, धार्मिक विचार क्या थे, ठीक है, जादू टोना से लेके सब सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी, विपत्तियों, व्याधियों, सबका तंत्र मंत्र जो है इसी में अथर्ववेद में ही डाला गया था। ठीक है, वेदत्री कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, तीनों को मिला के जो है वो वेदत्री कहते हैं। संहिता कहते हैं चारों वेद का सम्मिलित रूप जो है उसको संहिता कहते हैं। उपनिषद जो है वो 108 है, लेकिन अभी तक प्रमाणिक जो है वो सिर्फ 12 ही हुए हैं। वेदांत कहते हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरक्त यानी भाषा विभक्त, छंद और ज्योतिष को। ठीक है, तो ये था हमारा वैदिक काल का डिस्कशन। अगर आपको पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि कुछ भी बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है, आपको एग्ज़ाम में कुछ हेल्प कर सकता है, ठीक है, तो आप ज़रूर इसको देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है हम लोग क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछे गए जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं ये आपको बता देता हूँ। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन जो है वैदिक काल से पूछे गए हैं। विच मंडला ऑफ ऋग्वेदा इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोम। देखिए मैंने बोला था कि किस मंडल से जो है किस मंडल में जो है सोम नदी का जो सोम जो है, सोम नदी नहीं, सोम देवता का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो सोम एक्चुअली क्या होता है, तो सोम है जो है वो एक पेय पदार्थ था। ठीक है, इसका पेड़ था। ठीक है, जिससे जो है एक पेय पदार्थ बनाया जाता था, पीने योग्य कुछ बनाया, जैसे आज के डेट में शराब, लेकिन काइंड ऑफ, पर शराब नहीं था ये। ठीक है, पर उसी तरह था, सोम रस इसको कहा जाता था। सोम जो उसको देवता माना जाता था, तो उनका जो मतलब पूरा जो है डेडिकेशन जो उनके बारे में लिखा हुआ है वो 9वें मंडल में ऋग्वेद के लिखा हुआ है। ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, 10 मंडल है, 9वें मंडल में जो है 114 मंत्र लिखे गए हैं सोम देवता के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी के अंदर। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है भोगज कोई, यानी मैंने आपको बताया भोगज कोई जो अभिलेख मिला है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट क्यों है, यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से जो मिला है ना वो, जिसमें क्या क्या मिला है, एक तो वैदिक गॉड और गॉडेस के नाम मिले हैं। ठीक है, 4 नाम, इंद्र, वरुण जो है, मित्रा और नास्त्यास, ये यही मिले हैं। ठीक है, मस्त्यास, सॉरी, वो यही मिले हैं। ये 1994 में पूछा गया था। ठीक है, 39वां जो बीपीएससी का प्री हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, फेमस बैटल जो है 10 किंग, देखिए ये भी पूछा गया था। वाज द फाउट ऑन द बैंक ऑफ रिवर, किस रिवर के तट पे जो है ये 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, ये भी पूछा गया था। जैसा मैंने बताया रावी नदी के तट पे, परुष्णी उस समय जो नदी का नाम था परुष्णी था, तो उसके तट पे हुआ है। गायत्री मंत्र के बारे में भी पूछा गया है। ये देखिए, गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच बुक। ठीक है, तो ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इन विच फेज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वाज पुट क्लियरली, तो किस फेज में जो है अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो वो दिखाई दिया। ठीक है, क्लियरली दिखाई दिया, तो वो जो है उत्तर वैदिक काल में ही दिखाई दिया था, लेकिन धर्म शास्त्रा फेज जो है उत्तर वैदिक काल जब पढ़ेंगे तो उस फेज में
ये था धर्मशास्त्रा फेज जो है, उस फेज में अनटचेबिलिटी जो है वो साफ साफ दिखाई दिया था कि छुआछूत यहाँ पे विद्यमान हुई। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन जो है ये बीपीएससी में पूछा गया था, तो इसको आप याद रखेंगे, इसी के आधार पे अपनी तैयारी करेंगे। ठीक, चलिए ठीक है, फिर तो धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर भी कीजिए। थैंक यू।